वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? मजाज दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाल्लाह, बड़ा आपका जो फेस है उस पे बड़ा, मैं हमेशा जब भी देखा मैंने, मुसीबतों में भी देखा आपको मैंने टेलीविज़न पे, और जेल की गाड़ियों में भी आते हुए देखा और जाते हुए देखा। लेकिन एक बात मैंने देखी कि आपके चेहरे पे हमेशा मैंने एक इत्मीनान देखा, एक सुकून देखा। वो क्या चीज़ है, इसकी क्या वजह क्या है इस इत्मीनान की? इसकी बुनियादी वजह तो एक ही होती है हमेशा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आया वो मैं अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आज के दौर के लिए मैं सही कर रहा हूँ और इसका सामना मैं ख़ुद कर सकता हूँ। जब मैं ख़ुद अपने आप को जवाब दे होता हूँ तो मुझे जवाब आता था तुम ठीक कर रहे हो, ये मुश्किलात, मुसीबतें, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये और वो इत्मीनान आपके चेहरे पे आ जाता था। वो इत्मीनान आ जाता। क्या बात है, बहुत उम्दा सर, बहुत खूबसूरत बात। वो इत्मीनान आपके अंदर मैंने हमेशा देखा। मैंने तो बड़ी फ्रैंकली सबसे पहली जो बात मैंने ऑब्जर्व की आपकी, वो मैंने पहली आपको बैठते के साथ ही कह दी। मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे बहुत सारे सियासतदानों से मिलता रहता हूँ और मुलाकातें रहती हैं, तो मैं वैसे भी, मेरी शौक़ भी है मुझे। मुल्तान की बेल्ट पे इस वक्त माशाल्लाह बड़ा करम है अल्लाह का। आप वहाँ से हैं, मखदूम महमूद, शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, वो वहाँ से हैं, वज़ीर आज़म वहाँ से हैं। तो क्या ऐसा हम देखते हैं मुस्तक़बिल में कि मुल्तान एक बहुत मॉडर्न सिटी बन जाएगा और बड़ी सहूलतें जिसका हमेशा फुक़दान रहा है वहाँ भी मुल्तान में, तो क्या इस वक्त उसको आप देखते हैं कि हम सब कोशिशों में लगे हुए हैं। दरहकीकत मुल्तान दुनिया का इस वक्त भी जो मालूम तारीख़ में शहर है वो या दमिश्क है या मुल्तान है। तो इसमें बहुत सारा ये पीछे रह गया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो एक ऐसा शहर ज़रूर हो जो रहने के काबिल तो नज़र आए। तो ये कोशिश है हमारी, इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर देखिए ना, वज़ीर आज़म वहीं से हैं, वज़ीर ख़ारजा वहीं से हैं, आप वहाँ से हैं। आपसे मुराद, मेरी बार बार आपका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक मौक़िफ़ पे कायम रहने वाले इंसान हैं, जो मेरा अपना तज्ज़िया। अब ये मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं ज़ाहिर है एक शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ और सियासी प्रोग्राम्स में आता जाता हूँ, मिलता मिलाता हूँ, लेकिन मेरा अपना नज़रिया। आपका जो काम आपने किया है, आपने भी नस्लों को तरबियत दी है। ये सिर्फ आपका ऐसे हम शोबिज़ के कोई मज़ाक के हवाले से नहीं जानते, आपकी तकरीबन इस तरीके से हमारे अपने बच्चे जो हैं वो आपकी इन बातों से सबक भी लेते हैं, हंसते भी हैं। आज जब मैं अभी आ रहा था, उनको पता था कि इस प्रोग्राम में आप हैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि वो हमारा पसंदीदा लोगों में से हैं। और ये आप ये महदूद नहीं है, आपका भी जो आप बात करते हैं, पहुंचाते हैं। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। आपने बाकायदा जिसे कहते हैं एक ऐसा सियासी मार्के जिसको कहते हैं आपने किए हैं तय, जिनमें सबसे बड़ी एक जो मुझे बात देखी थी मैंने आपकी, कि जब आपने शेख रशीद साहब के हलके से इलेक्शन लड़ा, वो सीट ऐसी हो गई थी, ठुक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था वहाँ, और वहाँ से उस सीट को निकालना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, खुद शेख रशीद साहब के लिए भी और उनके हलके के लोगों के लिए भी, खुद पिंडी के लिए भी। तो बड़ा, पूरी लाल हवेली तारीकी में डूब गई और वो जो पहली लोड शेडिंग थी मेरे ख्याल पाकिस्तान की, अनऑफिशियली लोड शेडिंग, और एक तरफ चिरागा हुआ, चरागे जले, फतह के चिराग जले। ये जो आपकी जीत थी, और आप मेरे ख्याल 4 जगह से खड़े हुए थे और 3 सीटें आपने जीती। सिर्फ आप ये शाह महमूद कुरैशी साहब वाली सीट आपने लूज की, अदरवाइज यू विन 3 सीट्स एट ए टाइम जो आप इलेक्शन किया आपने। तो सर ये जो आप इतनी माशाल्लाह आपकी रफ्तार थी, हालांकि आपका उससे पहले का मेरे ख्याल जो ज़्यादा हिस्सा है वो जेल के अंदर, आप 3.5 साल आप जेल में रहे। नहीं, मैं तकरीबन 6 साल जेल में रहा हूँ। मिला जुला के आगे पीछे मिला जुला के तो 8-9 साल हैं ये, लेकिन ये पिछला दौर जो था इसमें जी हाँ 5 साल और 10 महीने, तकरीबन 6 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब के उस दौर के अंदर आपने तकरीबन 6 साल जेल में। आप जेल से आए, आपने इलेक्शन लड़ा,
आप जीते और बहुत बड़ी बड़ी सीटें आपने माशाल्लाह विन करी। फिर आप फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आप एमएनए थे और एमएनए हैं आप, तो उसके बाद आपकी पार्टी ने जो है वो नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट में को वो नहीं लिया, तो इसीलिए, वरना आप इस वक्त किसी बड़ी अहम वजारत पे होते। हमारी हुकूमत में पहले हम शामिल हुए थे, उसके थोड़े उसमें मेरी पार्टी ने मुझे कहा था कि आप भी वज़ीर बने, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने एक जद्दोजहद की है, मैं किसी का ज़ाती मुखालिफ नहीं हूँ, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी ज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता था कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती हुकूमत कायम की हुई है। जब मैंने उनसे इख्तलाफ किया है, अब मैं वजारत के लिए उनके पास हल्फ उठाने जाऊँ, मैं ये वजारत कबूल नहीं करता। यानी एक मौक़िफ़ के ऊपर आदमी का डट जाना होता है ना। देखिए, और यही बातें आपको जब ज़माना याद रखेगा, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो ये बात से याद रहेंगे आप। आपके पास कितनी जायदाद है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने बागात हैं, कितना, वैसे है कितना आपके पास? मेरे पास मेरे जो आबा अजदाद हैं, ये भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि तकरीबन हमारे पास वहाँ एक ही उस कस्बे में कोई 900 साढ़े 900 साल से रहते हैं माशाअल्लाह, यानी तकरीबन 1000 साल से मेरा घर का एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ। 1000 साल माशाअल्लाह। और फिर आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस्लामाबाद में मैं 8 मरतबा एमएनए, इस 3 मरतबा को मिला के 8 मरतबा रहा हूँ, लेकिन ये 6ठी टर्म है मेरी। मैंने आज तक लोगों को, सबको, अक्सरियत को प्लाट लिए हैं, घर लिए हैं। मैंने ये तय किया था कि ना कोई प्लाट लूँगा, ना परमिट लूँगा, ना लाइसेंस लूँगा, मेरा असले का ना कैश लूँगा और असले का रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं लूँगा। मैं ऐसे अपने चलूँगा। मेरे 2 हाथ काफी हैं। ये ज़िंदगी जो है, हाथ भी वो कि जो उठते हैं मजलूम पे ना उठे हैं, वो मजलूम पे ना उठे, और जालिम के लिए ये जो हाथ हैं ये हमेशा उसके गिरबान तक जरूर पहुंचते हैं। वाह। अब देखिए ना, मैं इतना बड़ा वो नहीं, मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसके दरख्तों के नीचे बैठे हैं हम, ज़मीन पे, वहाँ पे टाट भी नहीं है, वो दरख्त भी हमने खुद लगाए, उसकी कच्ची दीवारें जो हैं वो भी 5वीं 6ठी जमात 7वीं में हम लोगों ने खुद बनाई, कच्ची दीवारें खड़ी की हैं। लेकिन असातिज़ा जो पढ़ाने वाले थे, मैं उनका एहसान कभी उतार ही नहीं सकता कि उन्होंने मुझे एक एक लफ्ज़ इतनी मोहब्बत से पढ़ाया कि मैं उससे जो कुछ आज जो जहाँ बैठा हूँ उसी कच्चे स्कूल के अंदर से मैं सीख के आया। क्या बात, क्या बात। जावेद हाशमी साहब की इस बात से एक बात मुझे याद आई कि हम आज अगर कोई चीज़ लूज़ कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का, तो वो है उस्ताद की इज्जत। जिससे हम इल्म लेते हैं और जिससे इल्म लेके वो यहाँ बैठे हैं, वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि कच्चे स्कूलों में जो पक्का इल्म होता है, जो पक्के रिश्ते कच्ची दीवारों में कायम होते हैं, वो ये सीमेंट, ये लोहा और ये धातों से नहीं बनते, ये बातों से बनते हैं, धातों से नहीं बनते। तो ये एक रिश्ता उनका जो बातों से बना, इल्म की बातों से, वो आज तक उन्हें याद है। और मेरी याददाश्त में ये बात एकदम आई कि एक ब्रेक लेना मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, कौमी फरीज़ा है। तो हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक एंड अगेन विल टॉक विद जावेद हाशमी। थैंक यू। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं, तशरीफ़ फरमाए मेरे साथ जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। सर, हम जो शोबिस के लोग हैं, एक्टर, हमारी जो मतलब बड़ी से आखिरी ख्वाहिश है वो ये होती है कि हम किसी तरह हॉलीवुड में चले जाएं, हॉलीवुड में जाके एक्टिंग करें, स्टूडियोज़ देखें, बॉलीवुड चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं। लेकिन सियासतदान जो होते हैं, आप लोग अडियाला जेल, कोट लखपत जेल, ये आपकी आइडियल प्लेसेस होती हैं कि यार फलां जेल में मैं नहीं गया, ओ यार मिस इट, मुझे उस जेल में जाना है। और कभी आपको ये किचकिचाहट आई है, अच्छा कोई जेल रह गई आप ना गए हो वहाँ? नहीं, इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत सारी जेलों में
मियाँ वाली जेल है। ओ लो, मच्छ जेल में गए सर आप? जी, मच्छ पे नहीं गया। बस वहाँ भी प्लीज कभी विजिट करें वहाँ। आप विजिट करें वहाँ। मेरी अगर आदत यही रही तो वो भी हो जाएगा लगता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं, बचाए। बात ये है कि बात आपकी ये सही है कि सियासत में ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सियासत, जब आज़ादी की जंग थी जी जी उस वक्त तो हर लीडर अंग्रेज़ों की जंग के साथ जंग लड़ते हुए जी, इसको बड़ा एजाज़ भी कहा जाता था। सही। अब ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में सियासतदानों को उस तरह जेल भेजना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये हमारे ये तो हीरो बन जाते हैं। लीडर हैं, ये हमारे नहीं, वो उन्होंने इतना तंग भी नहीं करना होता। सही। ये थोड़ा सा हमने ही सीखे हम, वरना जो जेल है, मैं एक लम्हे की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। वाह, खूबसूरत बात। आज़ादी आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है सर। आज़ादी आज़ादी से- का इस वक्त पूछना है, कश्मीरियों से पूछें, फ़लस्तीनियों से पूछें, इराक के लोगों से पूछें, इन लोगों से पूछें। अच्छा, आज़ादी फिर हमारे जो घर होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो जितना दरबदर होते हैं, आपके बीवी बच्चे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो वो एक इज्जत के लम्हात बहुत होते हैं। इज्जत के लम्हात, मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि दुश्मन भी जेल में ना जाए। ये सर, ये भी एक मेरे जहन में बात होती है, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ये जेल में किताबें क्यों लिखते हैं? आप लोगों सुकून से किताब नहीं लिख सकते? मतलब असल में देखें, हकीकत यही है कि मुझे ये 4 साल जो है, 6 साल में से ये कैद तन्हाई थी। 4 साल? 4 साल में इंसान तो इंसान, अगर मुझे अपने कमरे में कोई चूहा फुदकता हुआ नजर आता था, कीड़े मकोड़े चलते थे, तो मुझे उनके अंदर भी एक जिंदगी की अलामत आपको लगता था 1 से 2 हो गए? मैं इंसान, हाँ सही यानी बात है, सही बात हकीकत है, इसमें क्योंकि वो कोई शक नहीं, कैद तन्हाई कोई में- शक नहीं, वो चूहा भी आपका दोस्त होता है। आपको लगता है चलो यार कोई मुलाकात तो कोई आई। मुलाकात आई है। उनसे मैंने अपनी किताबों में चूहों से अपनी बातें लिखी हैं कि मैं उनसे बातें कैसे करता था। वाह वाह वाह। तो क्योंकि आपको जब किसी से बात नहीं कर सकते तो किसी से तो करेंगे। तो एक चलती हुई अगर मखलूक नजर आती है, हाँ। जिंदगी की अलामत होती है वो। सही। मेरे दरवाजे के सामने वो बिल्लियां आके खड़ी होती थी, मैं उनको छुरी के साथ छोटा छोटा गोश्त काट के नीचे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता था, बाहर निकालने की जगह भी नहीं होती थी, तो वो जिस रात को वो नहीं आती थी बाहर दरवाजे पे, वो बिल्ले, वो बलूंगड़े, वो बच्चे, तो मैं वो सारी रात बेदार बैठा उनका इंतज़ार में गुजार देता था, क्योंकि जो एक अलामत होती है ज़िंदगी की, जिंदगी की एक कनेक्शन होता है ना कनेक्शन आपका, होता है कि कोई आपकी तरह सांस ले रहा है, सांस ले कोई रहा है, आपकी कोई तरह चल रहा आंखें है, हैं। कोई फिर रहा है। तो जो किताब की आप बात कर रहे जी सर। हैं, मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 किताबें, 2 तो मेरी पब्लिश हो गई हैं, 4 मैंने और लिख ली, तो तकरीबन 6 किताबों के करीब मैंने, मगर जो उनका थोड़ा थोड़ा काम रहता था वो आपने वो बाहर निकल के अब वो पूरा नहीं कर पा रहा। यहाँ बाहर फिर अब में आप उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो एक वो हो गई। ये जेल में जब चला जाता है आदमी, जाहिर है वो कोई वहाँ पे मेहमान खुसूसी तो होता नहीं है, क्या साहब साहब, और फिर वो मुखालफत में पकड़ा जाए या किसी ऐसी बात में पकड़ा जाए, हुकूमती खुद ही हुकूमत से ही डायरेक्ट टकराव हो, तो इसमें टॉर्चर तो सर होता होगा डेफिनेटली। भुट्टो साहब के दौर में मुझे शदीद सर्दियों में बर्फ़ के ब्लॉक्स पे लिटाया गया, कपड़े उतार के, फिर वहाँ पे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के, सर्दियों में, गर्मियों में भी बर्फ़ आप हाथ पे नहीं ले सकते, नहीं। तो ये सर्दियों में शाही किले में मुझे रखा गया। शाही किले में तो आप मेहमान होंगे ना, वो जो शाही किला बादशाहों को रखा है, है वो सर। वहाँ जो बादशाहों के साथ सलूक करते हैं, जो ताखाने उन बादशाहों ने भी बनाए हुए थे ना, वो उनको उनमें ले गए ताखानों में, ताकि बादशाह खुद देखे कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या इसका अंजाम हो रहा है, सही। तो वहाँ पे भी रखा गया। जिस्मानी तौर पे भी मुझे इतना मारा गया हुआ था कि पूरा जिस्म मेरा स्याह हो चुका था। सर ये आपकी जो आवाज़ का एक, मैं इसका एक बड़ा चेंज मैंने जी हाँ, देखा जी जब हाँ। मैंने आपको अभी पिछले दिनों में, जी हाँ, जब आप जेल से आए थे, जी हाँ, जब मैंने आपको सुना तो मुझे आपकी आवाज़ में बड़ा जी, वाज़ेह मेरी आवाज़ तकरीबन आखिरी जो 6 महीने थे जेल के, मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। मैं इसमें क्या, ये क्या वजह? ये इसका मैं तो किसी का कोई कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट था पूरा, जो आप जैसे कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है, हम जब जेल में जाते हैं
तो एक सिपाही के माताहत हो जाते हैं। ये इससे बड़ी आपकी आज़ादी कि आप हुक्म देते रहे हो, मुल्क चलाते रहे हो, वजीर एकदम भी एक रहे हो, सिपाही आपको कह वो दे, जेल का "सो सिपाही जाओ।" नहीं, सिर्फ ये नहीं कहता, जब वो आके चाबियां जो अपना गुच्छा हिलाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब तुम अंदर हो जाओ, मैंने ताला लगाना है। और हम सिधाए हुए परिंदे की तरह अपने पिंजरे की तरफ चले जाते हैं, उन कुंजियों की आवाज़ चाबियों की सुन के। उस पे लगे तो हुए। हमारा कंट्रोल जो है वो एक सिपाही के पास होता है। आपको इसी बात का तो गुस्सा नहीं होता कि एक सिपाही, आप कहते हैं कि एक सिपाही मालिक नहीं होना चाहिए, मैं ये एक आदमी मालिक नहीं मैं होना बिल्कुल चाहिए, ये कहता हूँ। यही कह रहे हैं ना मैं ये सही क्योंकि कह रहा ये आपकी नफ्सियात में आ गया मेरी नफ्सियात कि में। एक आदमी आता है, वो चाबी घुमाता है, सब अपने अपने डब्बों में चले जाते डब्बों में चले हैं जाते और हैं। वो एक आदमी है एक और आदमी। सब बंद हो जाते हैं अपने आप को। तो आप चाहते हैं एक आदमी ना हो। यही मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है वो कैद खाना नहीं होना चाहिए, बस मुल्क को जेल ना बनाए। यही जंग लड़ रहा हूँ। भाई सही भाई। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप जेल में थे, जैसे मैं हूँ मिसाल के तौर पे, हम कहीं बैठे हों, अगर मैं कोई कह दे कि आप 5 मिनट यहाँ से उठिएगा हाँ, नहीं, नहीं, तो वो 5 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते बहुत हैं। मुश्किल। और अगर हम 5 दिन बैठे रहें तो अपनी मर्जी से बैठे रहें। आपको तो बाकायदा कह दिया गया भाई आपका कुछ पता ही नहीं है कितने अरसे आप रहेंगे। कहा गया सजा थी कि 23 साल आपने बैठे रहना है। 23 साल सजा? जी हाँ। तो आपने क्या किया था सर? मैंने क्या किया था, मतलब मैंने 100 बंदा मार दिया था देखिए आपने। मैंने सिर्फ ये किया था जो मैंने सारी ज़िंदगी करता आया हूँ कि मैं सच कह रहा था कि जो कुछ ये हालात हुए हैं इस मुल्क में, इसके लिए एक कमीशन बिठा दो। जो ज़िम्मेवार हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क गुर्बत में जा रहा है, इतना अच्छा मुल्क है, वसाइल इसके आज भी, मैं अभी भी दुनिया के 2-3 महीने के मुख्तलिफ ममालिक देख के आ रहा हूँ, उन सब से वसाइल यहाँ पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। यकीन करें कि मैं एक दफ़ा भी गिलगित जा रहा था, 35 मिनट की फ़्लाइट है रावलपिंडी से, दुनिया की उस कप्तान ने भी कहा द मोस्ट पैनोरामिक फ़्लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सोनी, खूबसूरत, उजली और इतनी सजीली ज़मीन कहीं देखी नहीं है माशाल्लाह। और आज भी अभी मैं कराची के जो सड़कों से अभी गुजर के आपके स्टूडियो तक आ रहा था, तो सच्ची बात है कि मेरा दिल निछावर हो रहा था। आपने देखा कि कराची के अंदर ये जो नाजिम कराची ने जिस तरह सड़कों को खूबसूरत और जाल बिछाया, जिस तरह पुल, अब इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ जो भी करे उसको उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। जो चीज़ें ना कमियां हैं उसको दूर करने के लिए निज़ाम बेहतर से बेहतर लाना चाहिए। सही। मैं ये कहता हूँ कि इस शहर की रोशनियाँ देखकर मेरा जो दिल जो है, वो सही बात है कि मुझे जो खुशी के अंदर से वो मुझे एक रोशनी की किरणें जैसे बाहर मेरे अंदर से निकल के फैल रही थी। 4 सू मैं जगमगाता हुआ शहर देख रहा था। इतना खूबसूरत शहर, वसाइल बेपनाह वसाइल है, लेकिन हमें बदनज़मी की वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं। तो मैंने यही बात की थी कि इसको निज़ाम जमहूरियत के ज़रिए चलाओ, इसके अंदर इज्तमाही क़यादत को आने दो, मुशावरत से जो चीज़ चलती है। आप घर में भी, अब अगर अपने बीवी बच्चों से भी मशवरा ले लें तो एक चीज़ अच्छी निकल आती है। अगर आप हर सूरत पे जितने भी अक्लमंद हों कहें मैं ही हर चीज़ करूँगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी की जंग यही है कि मुशावरत करो। पार्टियों को कहता हूँ, अपनी पार्टी को भी कह देता हूँ कि अगर इसके अंदर जमहूरियत के साथ चलाओगे तो मुल्क को भी ठीक चला लेंगे हम। जब तक वह आपस में मुशावरत नहीं करेंगे, वन मैन शो जो है आपका, ये शो है, शरीफ शो है, लेकिन आप अकेले बैठे हुए बातें करते रहे, मैं ना हूँ, ये बच्चे ना हूँ, ये हमारे साथी ना हूँ, ये शो तो शो बनेगा ही नहीं। इसमें हम सब हिस्सेदार, जमहूरियत के शो में भी हम सब हिस्सेदार हैं और पूरी कौम का हक है कि उसको हिस्सेदार बनाओ। अगर वो बना लेंगे तो शो भी कामयाब होगा। शो का मतलब है पाकिस्तान कामयाब होगा। तो ये बात है। सर एक बात बताइए, आप घर में, घरेलू जिंदगी में आप माशाल्लाह, आप तो घर में आप हैं, अल्लाह ताला आपको रखे कि आप घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपनी फैमिली में रहें। ये बताइए, जब आप जेल में थे, जेल से वापस आए, जेल से जाने से पहले जो आप जेल में थे वो और जो अब आप घर में हैं वो, एक शादीशुदा आदमी क्या फ़र्क महसूस करता है? देखिए, फ़र्क ये महसूस होता है कि मैंने
जिस तरीके से उन्होंने घर को चलाया है, मेरी बीवी बच्चों ने उन हालात से गुज़र कर इस्तकामत के साथ, हिम्मत के साथ तो बाहर आके अब उनके मेरी ज़िंदगी के मामलात में पहले से ज़्यादा उनकी आरा भी शामिल है, उनके मुशावरत भी शामिल है। पहले शायद इतनी नहीं थी, अब मैं उनसे मुशावरत किए बगैर आगे चलना इतना अच्छा नहीं समझते। अच्छा सर, बच्चे माशाल्लाह आपके कितने? मेरी बेटियां हैं। अच्छा, सारी बेटियां मेरी। और मैं समझता हूँ दुनिया की अगर कोई हसीन तरीन चीज़ अगर आप मुझसे पूछे तो वो बेटियां। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सबकी बेटियों से कि बच्चियां होती बड़ी प्यारी हैं, बहुत ही नसीबों वाली, आता ही उनके नसीब से है, सुकून उनके नसीब से, और खिदमत गुजार होती हैं, लड़कों से ज्यादा ओबिडेंट होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करती हैं, कैरी करती हैं। मैं तो मुझे वो खुशी होती है अगर बच्चियां जब अपनी फील्ड में जितनी ज़्यादा ये आगे आएंगी, जितनी ज़्यादा आगे आएंगी, मेरी आंखों को तरावत मिलती है। मैंने वो नीली जब यूनिफॉर्म में बच्चियां स्कूलों को जा रही होती हैं, इससे ज़्यादा खुशकुन मंजर मेरी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। माशाल्लाह, सबसे वही है। ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो सर ख़त्म हो गई। मैं तो अपनी बात ज़रूर करता हूँ जब ये गुफ्तगू करता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें, किससे फरियाद करें कि कितनी हुकूमतें बनी, आखिरकार पाकिस्तान की कल्चर पॉलिसी इस मुल्क की क्यों नहीं बनती कोई ऐसी पॉलिसी। देखिए, हमारा यूटिलाइजेशन अगर किसी की समझ में आ गया, फिर वो गवर्नमेंट को जो है ना गिराना भी मुश्किल है, भगाना भी मुश्किल है, क्योंकि आर्टिस्ट जितने भी फ़नून लतीफ़ा से कंसर्न हैं, मुताल्लिक़ा लोग हैं, इनकी एक ऑडियंस होती है, इनकी फॉलोअर होते हैं, इनके फैंस होते हैं। तो क्यों नहीं कोई भी गवर्नमेंट कल्चर पॉलिसीज़ बनाते वक्त उनको क्यों नहीं शामिल करती और उनको क्यों नहीं लगती पहली सफ़ों में कि वो किसी भी सिफारती ताल्लुकात में जहाँ कल्चर एक्सचेंज हो रहा है उनको रखा जाए, उनके ज़रिए बात की जाए, तो बात सॉफ्ट भी हो जाएगी, एक्सेप्टेबल भी होगी और उसमें बात में एक वज़न भी पैदा हो जाएगा कि एक फील्ड का ऑथेंटिक आदमी ये बात कर रहा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में किताबों से सीखा है, उस्तादों से सीखा है, और यकीन करें कि ज़िंदगी का चलन कि मुझे मॉरली ठीक होना चाहिए, और जो कहानियाँ मैंने पर्दा सीमी पे देखी हैं उन फिल्मों ने भी मेरे उस्ताद का काम किया है और तरबियत के तौर पर माँ का काम भी किया है। मैं उसको इतनी अहमियत देता हूँ। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती हुई है कि इनको इस गहराई में किसी ने देखा नहीं है, उसकी बजाय इसको एक उन्होंने हंसी मजाक समझ लिया है, एक इंटरटेनमेंट आम सी बात ली है। उसकी वजह से हमारी कौम की किरदार साजी नहीं हो सकी। एक एक्टिंग के हवाले से भी आप इतने असरात छोड़ते हैं हमारी ज़िंदगियों पर, मेरी ज़िंदगी पे तो हैं उसके। अब मैं जितना भी अपने आप को कहूँ कि शायद मैं अभाव हो गया हूँ, नहीं, मेरी ज़िंदगी पे उन फिल्मों के असरात आज तक भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि कानून को नहीं तोड़ना तुमने। मैं आज तक ये हकीकत है कि पूरी ज़िंदगी में मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूं तो वो मैं समझूंगा कि मेरा आखिरी दिन होगा कि मैंने अपने मुल्क के कवानीन को तोड़ा है। वाह। और नज़रात, एक बात जो हम एक ऐसी शख्सियत के मुंह से हमने सुनी है जो कि एक पावर है, जो कि 5 मरतबा MNA हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, अगर वो ये कहें कि मैं कभी कानूनी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, तो ये बात हम सब के लिए बहुत लम्हा फ़िक्र और नसीहत की बात है कि ये पावर में आता है आदमी जब सारी चीज़ें तोड़ता है। और नफ्स पे काबू भी तभी कहलाता है कि आप पावर में हो, ताकत में हो, आप सारे काम कर सकते हो और ना करें, तभी आप में नफ्स पे काबू है। ये बात बहुत खूबसूरत बात है। इस बात की खुशी में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस और गुफ्तगू फिर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।